हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, अभी इस समय जो मैं क्लास लेने जा रही हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीए सेकंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो स्किप किया तो आपके नंबर कट जाएंगे, तो इसको बिना स्किप किए आप लोग जरूर देखिएगा। वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे रखा है जो कि अति लघु उत्तरीय की प्रश्न है। आपको लघु उत्तरीय के भी और लॉन्ग जो है प्रश्न के भी आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। तो अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो आप लोगों का बीए सेकंड सेमेस्टर का जो होम साइंस है इंट्रोडक्शन टू, ओके, क्या है तो इंट्रोडक्शन 1 सेकंड, ओके, इंट्रोडक्शन टू क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल एंड आप लोगों का क्या है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पूरे सॉल्व मॉडल पेपर है, यानी कि मैं आपको इसके आंसर भी आपको साथ में बताती जाऊंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, बिना बातें किए हम लोग शुरू करते हैं इसको। ओके, चलिए। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो है वस्त्र विज्ञान से आप क्या समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि आपका जब यहीं से पेपर ही शुरू होता है तो प्रश्न भी यहीं से ही बनेंगे आपके। वस्त्र विज्ञान से आप क्या समझते हैं, तो प्रश्न तो ये सबसे पहले आप समझ जाइए, बिल्कुल आया हुआ है आपका ये प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट में इसको ऐड कर लीजिए। ओके, अब वस्त्र विज्ञान किसे कहते हैं ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा कि वस्त्र विज्ञान किसे कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब देखिए, जिस विषय के अंतर्गत वस्त्रों का अध्ययन करने वाले प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशों का वस्त्र निर्माण की समस्त विधियों एवं वस्त्र की जो है परिकृष्टि तथा परिसज्जा का वस्त्रों के रख रखाव एवं संग्रह तथा वस्त्रों की उचित प्रकार से धुलाई व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे ही वस्त्र विज्ञान कहते हैं। देखिए, एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। यहाँ पे मैंने आंसर नहीं लिखा है, बस आपको बोल रही हूँ, जस्ट आपको सुनना है। जिस विषय के अंतर्गत वस्त्रों का निर्माण करने, चाहे वो आपका प्राकृतिक हो या कृत्रिम रेशा हो, साथ ही उन रेशों से कैसे वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, उनकी विधियों का, साथ ही निर्माण करने के बाद जब आप उस पर परिसज्जा कर रहे हैं, फिनिशिंग कर रहे हैं वहाँ पे, और प्लस आपका क्या है रख रखाव एवं संग्रह का तथा वस्त्रों की उचित प्रकार से धुलाई व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन, जो जिसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही टेक्सटाइल या वस्त्र विज्ञान कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से भी आप इस तरीके से भी थोड़ा सा देख सकते हैं। सबसे पहले जिसमें हम लोग रेशा पढ़ते हैं, रेशे से कैसे धागे का निर्माण हो रहा है। ओके, फिर हम लोग धागा पढ़ेंगे, धागे के बाद कैसे कपड़े का निर्माण होगा उसको पढ़ेंगे, और कपड़े का निर्माण होने के बाद कपड़ा निर्माण होता है, उसके बाद उस पर परिसज्जा की जाती है। ठीक, तो परिसज्जा को पढ़ेंगे, यानी कि जो परिसज्जा का जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, और परिसज्जा होने के बाद उसका वस्त्र तैयार हो जाता है, देन उसके रख रखाव, ठीक है, उसको किस तरह से धुलना है, उसकी धुलाई, उसकी रख रखाव का जिसमें हम लोग क्या करते हैं वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, उसे ही वस्त्र विज्ञान कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि वस्त्र विज्ञान किसे कहते हैं। ओके, चलिए, उसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न है तने से प्राप्त होने वाले, यहाँ पे तनी हो गया है, ठीक है, इसको सही करेंगे, तनी नहीं, तने से प्राप्त होने वाले तंतु कौन कौन से हैं। तो इसका वर्गीकरण अगर हम लोग देख लेते हैं कि तंतु के कितने वर्गीकरण होते हैं, ये भी हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए। देखिए, रेशे का, ठीक है, रेशे का वर्गीकरण, तो रेशा कितने प्रकार का होता है, तो रेशे को आप अभी जनरली इतना ही मान लीजिए कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं। एक लंबाई के आधार पे होता है, लंबाई के आधार पे होता है, और आपका एक लंबाई के आधार पे हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा स्रोत के आधार पे, ठीक है, स्रोत के आधार पर हो जाएगा। लंबाई के आधार पे देखिए, यहाँ पे तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया, फिलामेंट की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ लंबाई के आधार पे ये दो प्रकार के हो जाते हैं, एक आपका क्या हो जाएगा, एक आपका फिलामेंट हो जाएगा, दूसरा आपका
स्टपल हो जाएगा। ठीक है, तो फिलामेंट का परिभाषा अगर देने के लिए कहा गया है तो फिलामेंट्स जो है जो होता है वो क्या होता है, एक आधारीय द्विस्कुट से एक सूक्ष्म इकाई है जिसमें कि वस्त्र निर्माण की आवश्यक इसको नहीं। फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाले जो, ठीक है, जो वो रेशे होते हैं, प्राकृतिक नहीं, जो फिलामेंट क्या है, तो फिलामेंट जो लंबे रेशे होते हैं उसे फिलामेंट कहा जाता है। सिंपल से आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि फिलामेंट किसे कहते हैं। अभी मैं ये प्रश्न भी बता रही हूँ आप लोग को। यहाँ पे लंबाई के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, एक फिलामेंट होता है, एक आपका क्या होता है, तो एक आपका स्टपल होता है। ठीक है, तो स्टपल कौन से होते हैं, सबसे छोटे रेशे, जो छोटे रेशे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें ही स्टपल रेशा कहा जाता है। इसे नापा किस में जाता है, आप यहाँ पे लिखेंगे आगे कि इसे इंच में मापा जाता है। फिलामेंट क्या होता है, सबसे लंबे रेशे को, जो लंबे रेशे होते हैं उन्हें फिलामेंट कहा जाता है, इसे मीटर में मापा जाता है। बस आप सिंपल से लिख देंगे, आपका पूरा आंसर ये हो जाएगा। तो लंबाई के आधार पर दो रेशे होते हैं। अब आपका आता है स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पे हम लोग देखेंगे तो स्रोत के आधार पे आपका ये फिर से दो प्रकार के हो जाएंगे। एक आपका हो जाएगा जो आपको प्राकृतिक जगत से मिल रहा है, दूसरा आपका हो जाएगा कृत्रिम। ठीक है, दूसरा आपका कृत्रिम हो जाएगा। प्राकृतिक से आप लोग देख सकते हैं, प्राकृतिक में भी ये तीन हो जाएगा। एक आप वनस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा हो जाएगा, दूसरा आपका प्राणी जगत से प्राप्त होने वाला रेशा हो जाएगा, तीसरा जो होगा वो हो जाएगा आपका खनिज जगत से प्राप्त होने वाला रेशा। अब हम लोग देखेंगे वनस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा। क्या देखेंगे, तो वनस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा देखेंगे। इतने में ही आप लोगों को समझा दे रहे हैं। देखिए, वनस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा क्या होता है, तो वनस्पतिक जगत से भी तीन प्रकार के हो जाएंगे। एक आपका पहला हो जाएगा बीज से प्राप्त होने वाला रेशा, दूसरा आपका हो जाएगा तना। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, तने से प्राप्त होने वाले तंतु कौन कौन से हैं, तीसरा आपका हो जाएगा पत्ती। ये तीन प्रकार के होते हैं। इसे सेलुलोजिक रेशे के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों से अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए किन रेशे को सेलुलोजिक रेशा कहा जाता है, तो जितने आपके वनस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाले रेशे होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आप बताएंगे कि मैम ये सेलुलोजिक रेशे होते हैं। ओके, आई होप आप लोग को स्पष्ट होगा। तो बीज से प्राप्त होने वाले आपके कपास हो जाते हैं, कपास होता है, एक आपका कपोक होता है। ठीक है, एक क्या होता है, कपोक होता है। ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं। तने से प्राप्त होने वाले को आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों से तना ही पूछा गया है। तो तने से प्राप्त होने वाला आपका क्या हो गया, आपका हो गया हेम्प हो गया, ओके, लीलन हो गया, आपका जूट हो गया, क्या हो गया, जूट हो गया, आपका रेमी हो गया। ठीक है, इसी में मलीना हो गया, ओके, और इसी में आप लोग का एक और आता है जो है कोयर। ठीक, जो कपास के वो नारियल के पत्ते से बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये सब आपके क्या होते हैं, तने से प्राप्त होने वाले रेशे होते हैं। आगे आपको तीसरा जो था पत्ती से प्राप्त होने वाला रेशा, तो पत्ती से प्राप्त होने वाला रेशा आपका क्या होता है, पिन्ना होता है और सीसल होता है। इसी में आप लोग देख लीजिए, सारे क्वेश्चन यहाँ से तंतु से आप लोग के स्पष्ट हो जाएंगे। पिन्ना और आपका क्या होता है, सीसल होता है, सीसल। ओके, तो सीसल होता है। उसके बाद आपका यहाँ पे अब आपका जो पूछा जा रहा है प्राणी जगत से प्राप्त होने वाला रेशा कौन सा होगा, तो प्राणी जगत से दो रेशे प्राप्त होते हैं। एक आपका क्या होगा, रेशम हो जाएगा, रेशम, और दूसरा ऊन होता है, दो ही होता है। और खनिज जगत से प्राप्त होने वाले, खनिज जगत से प्राप्त होने वाले जो होंगे, खनिज रेशे जो होते हैं ये तीन होते हैं। आप लोग को भी पता होगा, सोना हो गया आपका, और चांदी हो गया आपका, ये चांदी हो गया आपका, ओके, और इसी में आपका क्या हो जाएगा, एस्बेस्टस। देखिए, एस्बेस्टस से भी आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं। एस्बेस्टस कैसा तंतु होता है, तो ये कैसा होता है, इससे जो अग्निरोधी तंतु वस्त्र बनाए जाते हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा कि बम वगैरह विस्फोट करने वाले व्यक्ति होते हैं वो लोग पहने हुए होते हैं, तो वो एस्बेस्टस से बना हुआ तंतु वो वस्त्र होता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाले और
आप कृत्रिम जगत से प्राप्त होने वाले रेशे आपके देखिए दो होते हैं, एक रसायन होता है, एक कृत्रिम जो होता है सेल्यूलोजिक होता है, जो मानव निर्मित होता है। तो मानव निर्मित में आपका रेयॉन हो जाएगा, और अगर रासायनिक की बात करेंगे हम तो रासायनिक में आपका नायलॉन हो गया, एक्रोन हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, डेक्रॉन हो गया, ये सारे आ जाएंगे। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। मैंने ये दोनों प्रश्न के उत्तर आपको इसी में दे दिए। अब करघे के कितने भाग होते हैं आपको क्या बताना है, तो करघे के कितने भाग होते हैं आपको बताना है। तो करघे के 5 भाग होते हैं। करघे के 5 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका वार्प या आप इसी को बिम्ब के नाम से जानते हैं, ओके। दूसरा आपका क्या रहेगा, तो दूसरा आपका रहेगा क्लॉथ बिम्ब, ठीक। एक वार्प बिम्ब होता है, वार्प बिम्ब का मतलब जिस पे धागे लपेटे होते हैं। दूसरा क्लॉथ, जिस पे क्लॉथ एक मशीन के पीछे लगता है, एक मशीन के आगे, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा आपका क्लॉथ बिम्ब, जिस पे कपड़े जो होते हैं लपेटे जाते हैं। तीसरा होता है हार्नेस, ओके। और चौथा आपका क्या हो जाएगा, चौथा आपका हो जाएगा सटल, और 5वां हो जाएगा रीड। ये 5 भाग होते हैं करघे के। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब में पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि अगर कंपटीशन लेवल की बात करें तो उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं, ओके। उसके बाद है आपका क्या है, ट्यूल बिनाई किसे कहते हैं। ट्यूल बिनाई किसे कहते हैं, तो आप सब इससे जो ट्यूल बिनाई होती है तिरछी रूप से डिजाइन बनने वाले होते हैं, जो कि तैरते हुए दिखाई देते हैं। विशेष प्रकार की तिरछी रेखा ट्यूल बुनाई की पहचान है, ठीक है। तो इतना ही याद रखिएगा, जो तिरछी रेखा होती है ये ट्यूल बुनाई होती है। इस बुनाई में दिखाई देने वाले लहरों को छोटा बड़ा करके उन सूत्रों को विभिन्न रंगों से लहरिया, इस समय देखिए लहरिया बहुत ज़्यादा, जो इस तरह से लहरिया वगैरह बनाया जाता है, यही आपकी ट्यूल बुनाई होती है। इस समय लहरिया साड़ी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, आप लोग परिचित होंगे, ओके। अब ड्राफ्टिंग किसे कहते हैं, तो ड्राफ्टिंग आप लोगों को पता है कि ड्राफ्टिंग क्या होती है। जब कपड़े की सिलाई से पहले जो हम लोग पेपर पे ड्राफ्ट करते हैं उसी को ड्राफ्टिंग कहते हैं, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप पहले जब कागज़ पे काट लेते हैं तो इससे कपड़ा नहीं बर्बाद होता, बार बार उस पर अभ्यास कर लेते हैं तो आपकी सिलाई भी, ड्राफ्टिंग करना भी, आप लोग को कटिंग करना भी अच्छे से आ जाता है, और इससे कपड़ा नहीं बर्बाद होता। आपको कितने कपड़े चाहिए उसका मेजरमेंट भी आप लोग को समझ में आ जाता है, ओके। ये आपके टेक्सटाइल के क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे गृह प्रबंध के क्वेश्चन हैं, इनको देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन भी मैंने आप लोग को लघु उत्तरीय के कई वीडियो बना के दे दिए हैं, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। गृह प्रबंध या गृह व्यवस्था से क्या आशय है, ओके। गृह प्रबंध गृह व्यवस्था से क्या आशय है, तो ये मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ाया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे तो आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा कि गृह प्रबंध क्या होता है, ठीक है। तो एक संक्षेप में यहाँ भी आप लोग सुन सकते हैं कि कम से कम साधनों का उपयोग करके अधिक से अधिक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करना ही गृह व्यवस्था होता है। गृह प्रबंध की एक व्यवस्थित परिभाषा देखिए, देना है आपको तो आप किसी के अनुसार दे सकते हैं। मैंने गृह प्रबंध पढ़ाया है, बहुत अच्छे से परिभाषा भी दी है, तो उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से परिभाषा देख लीजिएगा। गृह प्रबंध के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? देखिए सिद्धांत तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समझ जाइए पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि गृह प्रबंध के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। तो गृह प्रबंध के देखिए मुख्य सिद्धांत के रूप में अगर हम लोग बात करते हैं, मुख्य सिद्धांत क्या होता है, तो आप लोग देख सकते हैं, ओके। तो आप लोग लिख सकते हैं कार्य व्यवस्था लिख सकते हैं, ओके। इसके मुख्य सिद्धांत कार्य व्यवस्था का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत हो जाएगा अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, तीसरा आपका हो जाएगा श्रम की बचत का सिद्धांत, क्या हो जाएगा, श्रम की बचत का सिद्धांत, और चौथा जो हो जाएगा अवकाश एवं मनोरंजन का सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके गृह विज्ञान के, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति व्यवस्थापन किसे कहते हैं? शक्ति व्यवस्थापन किसे कहते हैं? अच्छा, एक आप लोग का ये 10वां नंबर हम लोग नहीं देखे, गृह प्रबंध में नियोजन को क्यों आवश्यक माना जाता है? देखिए गृह प्रबंध के आपके चरण होते हैं, प्रक्रिया होती है, जिसके कितने चरण होते हैं? 4 होते हैं। आपका सबसे पहले क्या होता है, जो है आयोजन या नियोजन कह सकते हैं। देन आपका क्या होता है, संगठन होता है। देन आपका नियंत्रण होता है। नियंत्रण के बाद आपका मूल्यांकन होता है। ये आपके क्या होते हैं, प्रबंधन प्रक्रिया के चरण होते हैं। नगो
सॉरी। तो ओके, उसके बाद मैंने ये आपके क्या होते हैं, चरण होते हैं। तो इसी में आप लोगों से क्या पूछा गया है, आप लोगों से पूछा गया है कि गृह प्रबंधन योजना का क्या महत्व है, ठीक, क्यों आवश्यक माना जाता है। तो गृह प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य पर अगर हम लोग बल केंद्रित करने के लिए, नियंत्रण के लिए क्या होता है, मितव्ययता के लिए तथा अनिश्चितता को दूर करने के लिए नियोजन को आवश्यक माना जाता है। पहला चरण हमारा क्या था, आयोजन या नियोजन। तो ये किसके लिए होता है, ये होता है कि जो हमारा उद्देश्य है उस पर हमारा जो है लक्ष्य केंद्रित हो जाए कि हमें कहाँ तक जाना है, जो उद्देश्य है या लक्ष्य है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए, जो हमारी मितव्ययता है उसको नियंत्रित करने के लिए ही नियोजन जो है गृह प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। ओके, उसके बाद आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है क्या, तो आप लोग को बताना है शक्ति व्यवस्थापन किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, शक्ति व्यवस्थापन। तो शक्ति व्यवस्थापन का अर्थ क्या होता है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति हो इतनी शक्ति व्यय किया जाए जिससे कार्य पूर्ण हो जाए तथा शक्ति का संतुलन बना रहे। वही है कि कम से कम, देखिए शक्ति व्यवस्थापन को आप आराम से कह सकते हैं कि कम से कम शक्ति व्यय करके अधिक से अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना ही शक्ति व्यवस्थापन होता है। इजी भाषा में आप लोग लिख सकते हैं। और अगर आप बुक के भाषा में कहेंगे तो शक्ति व्यवस्थापन का अर्थ होता है कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति हो तो इतनी शक्ति व्यय करना किया जाए जिससे कार्य पूर्ण हो या शक्ति संतुलन बना रहे। ठीक, बात एक ही होगी। अब थकान किसे कहते हैं, ठीक है, पूर्व में किए गए कार्य के कारण थकान की शारीरिक अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें वर्तमान कार्य के करने की हमारी योग्यता कम हो जाती है। ठीक है, थकान किसके कारण होता है, तो शरीर में लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण ही हमें थकान महसूस होता है। ओके, क्या होता है, तो लैक्टिक जो है लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण ही हमें थकान महसूस होता है। जब हम बहुत देर तक कार्य करने लगते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, थकान या निरस्तता आ जाती है, जो कि हम वर्तमान में जो कार्य करने वाले होते हैं उसमें कमी आ जाती है। ओके, कार्य सरलीकरण से क्या आशय है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कार्य सरलीकरण से क्या आशय है। तो किसी भी कार्य को, ठीक है, किसी भी कार्य को करने की सबसे आसान, सरल एवं शीघ्र विधि को ही कार्य सरलीकरण कहते हैं। क्या, तो किसी भी कार्य को करने की सबसे आसान, सरल एवं शीघ्र विधि को ही कार्य सरलीकरण कहा जाता है। ओके, 14 नंबर प्रश्न जो होगा, पारिवारिक बजट के किस प्रकार को सर्वोत्तम माना जाता है। मतलब क्या कहा गया है, पारिवारिक बजट के किस प्रकार को, तो जो बचत की बजट होती है उसे ही सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक, बचत की बजट को ही सर्वोत्तम माना जाता है। पारिवारिक आय की एक सरल एवं स्पष्ट परिभाषा दीजिए। क्या करना है, तो पारिवारिक बजट की एक स्पष्ट और उत्तम परिभाषा आपको देना है। तो पारिवारिक आय मुद्रा क्या लिखना है आपको, तो पारिवारिक आय मुद्रा वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने तथा उत्तरदायित्व के निर्वाह हेतु आता है। ओके, तो ये आपके क्या थे, मैंने पूरे आंसर के साथ आप लोग को बताने की कोशिश की है आपके प्रश्न को, जो कि आपके पेपर आप व्यू के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा हमारा ये वीडियो, तो इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।